ये आपका आज का संपादकीय पाठ है और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, आपको मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को मिल जाते हैं और इंटरव्यू में भी आप लोगों को यहाँ से मदद मिलती है। तो ये पढ़ा करिएगा और एक सामान्य जानकारी तो मिलती ही है। वामपंथी विचारों में जकड़ी कांग्रेस। कांग्रेस पिछले 10 वर्षों से जिस एजेंडे पर चल रही है वह उद्यमशीलता के साथ साथ कारोबारियों यानी धन का सृजन करने वालों के विरोध में अधिक है। अब आप देखिए, राजनीति की बात हो रही है। अगर कांग्रेस की बात करें हम लोग, तो आप सभी जानते हैं कि पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम और इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अभी हाल ही में आप देखिए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है ना, सैम पित्रोदा ने, उन्होंने विरासत कर को लेकर आप देखिए जो बयान दिया, उसी के संदर्भ में बात हो रही है। आपको अगर दिलचस्पी है तो पढ़ सकते हैं और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना आपका, वहां डाल दी जाती है। और देखिए, विरासत टैक्स कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हमने अपनी जिंदगी में 100 रुपये कमाए, जब मेरी मौत होगी तो आप देखिए कई देशों में क्या रहता है कि एक बड़ा हिस्सा उसका सरकार के पास चला जाएगा और एक हिस्सा हमारे परिवार के पास चला जाएगा। कहीं आप देखते हैं कि 50-45 का प्रतिशत देखने को मिलता है, 55-45 का। 55% आप देखिए सरकार ले लेती है, 45% परिवार को देती है। अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की तैयारी। अब आप देखिए, जिसने मेरा टिकट काटा उसका आने वाला वक्त चैन से नहीं कटेगा, क्योंकि मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा। आजकल आप देख रहे हैं कि बगावती, जिन्हें चुनाव में टिकट नहीं मिलता है वो बगावती हो जाते हैं ना, तो उन्हीं के संदर्भ की बात हो रही। हास्य में कसा जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में विभिन्न दलों की महिला प्रत्याशियों का प्रदर्शन देख लीजिए। बासपा, ये आप देखिए 4.17% रहा था, निर्वाचन आयोग का आंकड़ा है। और कांग्रेस का 11.11%, तृणमूल कांग्रेस का 39.13%, सीएत का 50%, जदयू का 50%, बीजेपी का 71.73%, भाजपा का 74.55%, राकापा का 100 और आप देखिए द्रमुक का 100। देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अहंकार। अहंकार एक ऐसा नकारात्मक भाव है जो बड़े से बड़े गुणवान व्यक्ति को भी पतन की राह पर मोड़ देता है। अहंकार भी नाना प्रकार का होता है। किसी को ज्ञान का अहंकार होता है तो वास्तव में अज्ञान ही होता है। किसी को बल या अपनी शक्ति का अहंकार होता है। हालांकि वर्तमान में धन संपदा और भौतिकता के प्रदर्शन का अहंकार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। विशेषकर अचानक से धनी बने लोगों का व्यवहार उनके दम्भ को उजागर कर देता है। वो एक गाना है ना, नई नई दौलत तुम्हारी नई है। जब व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन आ जाता है तो वह यही सोचने लगता है कि उसके पास सब कुछ है। वहीं दूसरों को अपने से हीन समझने लगता है। अगर उस व्यक्ति ने अनैतिक कार्यों से धन अर्जन किया हो तो उसके अहंकारी होने की आशंका और प्रबल हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का सर्वनाश निश्चित होता है। महर्षि दयानंद ने यथार्थ ही कहा है कि अहंकारी मनुष्य का पतन निश्चित है और जिसमें अहंकार भर जाता है वह दूसरों के बारे में शायद ही कोई अच्छी बात कहे। अगर कोई आप देखते हैं धन के प्रति अहंकार करता है तो उसके बुरे दिनों में कोई भी उसकी सहायता करने से संकोच करता है। अहंकार का एक और रूप होता है जिसे यूनानी भाषा में इब्रेस कहते हैं। यूनानी विद्वान विलियम वार्कले के अनुसार इब्रेस के से आशय ऐसे अहंकार से है जिसकी क्रूरता भरी हुई हो। यह अहंकार का ऐसा रूप है जिसमें लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उसकी भावनाओं का दमन करते हैं और ऐसे सोच के लोगों में क्रूरता ही जाती है। और स्मरण रहे कि धन या बल से सब कुछ खरीदा जा सकता है, परंतु सम्मान और चरित्र नहीं। महात्मा गांधी ने भी इस संबंध में कहा है कि ऐसा मानिए जो हम करते हैं वह दूसरे भी कर सकते हैं। यदि हम ऐसा ना माने तो अहंकारी ठहराए जाएंगे। इतिहास ऐसे प्रमाणों से भरा है जहां सूरवीरों को भी अहंकार का मूल्य चुकाना पड़ा। यहां आप देख लीजिए मिलावटी उत्पाद। तो इस पर आश्चर्य नहीं है कि हांगकांग और सिंगापुर में भारत की 2 कंपनियों के मसालों में कथित तौर पर कैंसर कारक तत्व मिलने और उन पर पाबंदी लगाए जाने के बाद अमेरिका भी इन कंपनियों के मसालों की जांच में जुट गया है।
आने वाले दिनों में ऐसी ही खबरें अन्य देशों से भी आ सकती हैं। अंदेशा इसका भी है कि मसालों के साथ भारतीय कंपनियों के अन्य उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। जैसे जैसे भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा, उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अभी यह कहना कठिन है कि हांगकांग, सिंगापुर की ओर से एमडीएच एवं एवरेस्ट के मसालों को लेकर जो शिकायत की गई है वह कितनी सही है। लेकिन अच्छा यह होगा कि वे सभी भारतीय कंपनियां चेत जाएं जो अपने उत्पाद निर्यात करती हैं। उनकी गुणवत्ता की गहन परख परख होने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा अथवा ईर्ष्या वश भी उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि हांगकांग और सिंगापुर की ओर से एकदम उठाए जाने के बाद भारतीय मसाला बोर्ड के साथ भारत सरकार भी सक्रिय हुई है, क्योंकि यह तो पहले ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि जो मसाले निर्यात हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता सही है या नहीं है। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण अपना काम सही तरह नहीं कर पा रहा है। यह हाल में तब इंगित हुआ है जब बहुराष्ट्रीय कंपनी नेस्ले के उत्पाद सेरिलैक के बारे में यह सामने आया था कि उसने चीनी की मात्रा कहीं अधिक की है। क्या यह विचित्र नहीं है कि FSSAI की ओर से अब तक यह कहा जा रहा है कि पूरे देश में मसालों की गुणवत्ता की जांच होगी? आखिर यह काम पहले क्यों नहीं हुआ है? उचित यह होगा कि यह जांच मसालों तक ही सीमित न रहे, क्योंकि देश में बिकने वाले न जाने कितने उत्पाद, खाद्य एवं पेय पदार्थ ऐसे हैं जिनकी गुणवत्ता को लेकर संदेह होता रहता है। शिकायतें भी आती रहती हैं। खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता से जानबूझकर समझौता करने के साथ उनमें अखाद्य एवं हानिकारक सामग्री की मिलावट बहुत आम है। इसका बड़ा कारण उनकी गुणवत्ता की जांच सही तरीके से ना होना है। यह समस्या दवाओं के मामले में भी है। दवाओं के सैंपल केवल जांच में फैलने ही नहीं होते रहते हैं, बल्कि सरकारी अस्पतालों तक में 2M दर्जे की और भी कभी कभी तो नकली दवाएं खपाने के समाचार आते रहते हैं। और इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि कुछ समय पहले भारत से निर्यात होने वाली खांसी की दवाओं में विषाक्त पदार्थ की मिलावट के मामले सामने आए थे। ऐसे मामले भारत की साख को कमजोर करने के साथ ही देश के फार्मा उद्योग को भी क्षति पहुंचाते हैं। और कई बार सवाल खड़े होते रहते हैं। दवाइयों पर भी आप देखते हैं कि सवाल खड़े होते रहते हैं उनकी गुणवत्ता पर। बिजली की मार तो उत्तराखंड में बिजली की दरों में हुई लगभग 7% की वृद्धि से करीब 27 लाख उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने 2024-25 के लिए वार्षिक विद्युत टैरिफ पर मुहर लगा दी है। बिजली की नई दरें बीती 1 अप्रैल से लागू होगी। हालांकि आयोग ने विभिन्न श्रेणियों में उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को पुनर्निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा है कि सभी श्रेणियों में क्रॉस सब्सिडी को कम किया जा सके। खासकर BPL श्रेणी के 4.5 लाख उपभोक्ताओं और स्नो बाउंड उपभोक्ताओं के लिए विद्युत मूल्य एवं स्थिर प्रभार में कोई वृद्धि नहीं की गई है, लेकिन आम उपभोक्ता को बढ़ी हुई दरों की मार झेलनी पड़ेगी। वैसे नई टैरिफ के अनुसार यदि उपभोक्ता 100 यूनिट तक की बिजली खर्च करता है तो उसे 25 पैसे के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान करना होगा, जबकि 200 यूनिट तक खर्च 30 पैसे और 200 यूनिट से ऊपर 40 पैसे प्रति यूनिट वसूला जाएगा। और ऊर्जा निगम का तर्क है कि बाहर से महंगी बिजली खरीद, ट्रांसमिशन लाइनों का खर्चा, हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली खरीदने, सब स्टेशनों की मेंटेनेंस आदि कारणों से उसे विद्युत दरों में वृद्धि करनी पड़ी। लेकिन व्यवहार में इस वृद्धि के लिए भी ऊर्जा निगम की कार्यप्रणाली ही ज्यादा जिम्मेदार है। निगम चाहता तो अपनी रीति नीति में सुधार लाकर उपभोक्ताओं को राहत दे सकता था। यह किसी से छुपा नहीं है कि प्रदेश में किसी तरह बिजली का दुरुपयोग हो रहा है। लाइन लॉस, बिजली चोरी जैसे कारणों की अनदेखी के पीछे आखिर क्या वजह है? क्यों नहीं बिजली की चोरी रोकने की को सख्ती बरती जाती है? ऊंची पहुंच वाले ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जिनकी ओर निगम का लाखों रुपए बकाया है, और इनसे वसूली को निगम ने क्या कदम उठाए हैं इस ओर भी ध्यान दिया जाता तो उपभोक्ताओं को महंगी बिजली की मार से काफी हद तक बचाया जा सकता था। इस जलवायु परिवर्तन से खरबों की क्षति। अब आप लोग कहते रहते हैं ना कि कैसे हम इसका उपयोग करें, तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप जलवायु परिवर्तन पर कहीं आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इन पॉइंटों का उल्लेख आप वहां कर सकते हैं। भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भले ही हम आज से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भारी कटौती कर दें, तब भी जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 तक वैश्विक आर्थिकी को आय में 19% की कटौती झेलनी पड़ेगी। आय में यह क्षति ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री तक सीमित करने के लिए आवश्यक खर्च से 6 गुना अधिक होगी। और जर्मनी के
पार्ट्स डैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के विज्ञानियों ने भविष्य में अधिक विकास पर बदलती जलवायु परिस्थिति के प्रभाव का आकलन किया है। देखिए, कभी कोई रिपोर्ट आप लोग कह रहे हैं, दे रहे हैं, कोई रिसर्च कर रही है कोई संस्था, तो उसका अगर उल्लेख आप कर देते हैं ना आंसर राइटिंग में या निबंध में, तो और प्रभावकारी आपका निबंध हो जाता है, आंसर हो जाता है। पीआईके के एक विज्ञानी का कहना है कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप सहित अधिकांश क्षेत्रों में आय में कटौती का अनुमान लगाया गया है, और इनमें आप देखिए दक्षिण एशिया अफ्रीका सबसे अधिक प्रभावित होंगे। कृषि उपज शहर में उत्पादकता और बुनियादी पर इसका अधिक दुष्प्रभाव परिलक्षित हो सकता है। कुल मिलाकर वैश्विक वार्षिक क्षति 380 खरब डॉलर होने का अनुमान है। वर्ष 2050 में यह 190 से 590 खरब डॉलर के बीच हो सकती है। यह क्षति मुख्य रूप से बढ़ते तापमान के साथ साथ वर्षा और तापमान की परिवर्तनशीलता में बदलाव के कारण भी होगी। तूफान या जंगल की आग में घटनाओं जैसी मौसम की अन्य चरम स्थितियों के मद्देनजर क्षति के आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था में यह नुकसान पिछले उत्सर्जन का परिणाम है। यदि हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो हमें अधिक प्रभावी प्रयास की आवश्यकता होगी। हमें उत्सर्जन में भारी कटौती करनी होगी। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो आर्थिक नुकसान सदी के उत्तरार्ध में और भी बड़ा हो जाएगा, जो 2100 तक वैश्विक औसत पर आप देखिए 60% तक पहुंच जाएगा। नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पिछले 40 वर्षों में दुनिया भर में 1600 से अधिक क्षेत्रों में आर्थिक विकास पर जलवायु प्रभाव के नवीनतम निष्कर्षों को शामिल किया है और अगले 26 वर्षों पर ध्यान केंद्रित किया है। और विज्ञानियों ने अपने मॉडल को अत्याधुनिक जलवायु अनुकरण मॉडल के साथ जोड़ा है। उन्होंने यह भी आकलन किया है कि अतीत में जलवायु प्रभाव ने अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित किया है। हर जगह नुकसान हो रहा है, लेकिन उष्णकटिबंधीय देशों को सबसे अधिक नुकसान होगा क्योंकि वे पहले से ही गर्म हैं। इसलिए भविष्य में तापमान में वृद्धि सबसे अधिक हानिकारक होगी। और विडंबना यह भी है कि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार देशों को ज्यादा नुकसान होगा। इन देशों के पास इसके प्रभाव के अनुकूल ढलने के लिए सबसे कम संसाधन है। चलिए, ये आप देखिए यहाँ कॉलम है छोटे छोटे, ये भी देख सकते हैं। आज संडे है तो आप देखिए जो जरूरी आर्टिकल एडिटोरियल रहते हैं ना वो कम ही देखने को मिलेंगे। ये आप देखिए राजनीति से पार्टी भक्त से संदिग्ध साहित्य धर्मिता, ये पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ये किताबें खरीदना है, पढ़ने की दिलचस्पी है तो ये भी देख सकते हैं। एक दैनिक जागरण के हो गए ये तो संपादकीय पाठ। एक आप देखिए जनसत्ता में भी आप लोगों ने कहा था ना कि जनसत्ता के एडिटोरियल को भी हमें कवर करना चाहिए, अच्छे एडिटोरियल लिखे जाते हैं। तो एक अच्छा मुझे लगा आज इसमें स्त्री के पीड़ादायी पल, तो रोजगार की जटिल चुनौतियों के बीच कामकाजी महिलाओं को महामारी के दौरान दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दुनिया में ब्रिटेन और आयरलैंड की ही शायद ऐसे चुनिंदा देश हैं जहां ऐसी मनोदशा के दौरान महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखी जाती है और इसके अंतर्गत महिलाओं को अवकाश के दिनों का भी वेतन मिलता है। हाल के दिनों में ऐसे कई शोध सामने आए जिनमें महामारी के दौरान माइग्रेन पीड़ित कई महिलाओं में हृदय रोग और आघात के लक्षण पाए गए हैं। ऐसी महिलाओं को माइग्रेन होता है और उनमें बाद में लगातार रजोनिवृत्ति का खतरा अधिक होता है। और शोधकर्ता हिदायत देते हैं कि ऐसी हालत में महिलाओं को अधिक से अधिक नींद लेनी चाहिए और स्वस्थ भोजन करना चाहिए। ऐसा न करने पर उनका हृदय संबंधी जोखिम बढ़ जाता है। और अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ सभी महिलाओं को एक जैसे अनुभव नहीं होते हैं। कई महिलाएं उन जोखिमों को नियंत्रित कर सकती हैं जो बाद में हृदय रोग और आघात की संभावना बढ़ा सकते हैं। माइग्रेन और रजोनिवृत्ति के लक्षणों वाली महिलाएं हृदय संबंधी जोखिम के बारे में जो चिंता और भय महसूस करती हैं वह वास्तविक परिस्थिति जन्य है। मगर इन निष्कर्षों से पता चलता है कि रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने और अस्वास्थ्यकर आदतों और जोखिम कारकों को ठीक करने से ज्यादातर महिलाओं को मदद मिल सकती है। अध्ययन में शामिल मध्यम आयु वर्ग की 30% से अधिक महिलाओं को कहना था कि उन्हें लगातार रात में पसीना आता है। उनमें से 23% ने माइग्रेन होने की भी सूचना दी थी। यह एकमात्र समूह था जिसमें आघात, दिल के दौरे या अन्य हृदय संबंधी लक्षण परिलक्षित हुए। अध्ययन में शामिल 50 वर्ष की उम्र वाली 33% महिलाओं में ऐसे लक्षणों का न्यूनतम स्तर रहा और 50 से 60 वर्ष की उम्र वाली 27% महिलाओं के समय के साथ VMS में वृद्धि का अनुभव किया गया है। बाद के दो समूहों में कोई अतिरिक्त हृदय संबंधी जोखिम नहीं था, चाहे उन्हें माइग्रेन था या नहीं। खासकर भारत में आप देखिए बंद सामाजिक स्थितियों में झिझक के कारण महिलाओं का सुख दर्द और भी ज्यादा पीड़ादायी हो जाता है। पहले वो इस बारे में जुबान खोलने तक से परहेज करती रही हैं, लेकिन जैसे जैसे वर्जनाओं की कुंठा कम हो रही है
अब धीरे धीरे ऐसे मिजाज में परिवर्तन दिखने लगा है। कितना विचित्र है कि ऐसा विपरीत परिस्थितियां महिलाओं को अपनी नौकरी छोड़ने तक के लिए विवश कर देती हैं, जिसका सीधे तौर पर श्रम शक्ति पर भारी दबाव देखा जा रहा है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक 82% कामकाजी महिलाओं की काम की स्थितियों पर महामारी का असहनीय असर पड़ता है, और लगभग आप देखते हैं 26% महिलाएं महामारी के दौरान छुट्टी ले लेती हैं। 18% इस दौरान तकलीफ सहकर भी काम करने को मजबूर होती हैं। इस स्थायी किस्म के मर्ज के शुरुआती दिन किसी भी युवती या महिला के लिए सहज नहीं होते हैं। दिल दिमाग तरह तरह की उलझनों से जूझता है, वे अकेलापन महसूस करती हैं। कुछ महिलाओं को महीने में कई बार महामारी हो जाती है, उन्हें काम पर जाने से बचना पड़ता है। इस दौरान काम पर जाना और काम करना कठिन होता है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग 23% महिलाएं इसी मानसिकता से गुजरती हुई नौकरी छोड़ने को लेकर गंभीर हो जाती हैं। उनमें से अनेक महिलाएं नौकरी छोड़ देती हैं। हर 10 में से 9 महिलाएं कार्यस्थल पर संवेदनशीलता की उम्मीद करती हैं, जो प्रयास संभव नहीं रहता है। बेचैनी और भावुकता में प्रया ऐसी ही महिलाएं आर्थिक नुकसान उठाते हुए नौकरी छोड़ देती हैं। एक वैश्विक शोध के मुताबिक महामारी के लक्षणों के कारण महिलाओं में कि काम के घंटे कम हो जाने से सालाना $1.8 अरब तक का नुकसान होता है। अगर वे नौकरी छोड़ने की हालत में नहीं होती तो उन्हें छुट्टियां लेनी पड़ती। ये स्थितियां बिगड़ते स्वास्थ्य की भी निशानी होती है। वे अपने काम के घंटे कम कर देती हैं या फिर तरक्की के मौके उनके हाथ से निकल जाते हैं। ऐसे हालात से गुजर रही जिन महिलाओं को हर रोज दफ्तर जाना पड़ता है, उन्हें कितनी तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है और वही जानती हैं। अपनी हालत ना बता सकने की वजह से वे दिमागी तौर पर झुंझलाहट और बेचैनी से भरी रहती हैं। उनकी स्थिति को ना घर वाले समझना चाहते हैं और ना ही कार्यस्थल के सहकर्मी। और एक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में 29 से 34 वर्ष उम्र की 4% महिलाएं वक्त से पहले महामारी का सामना करती हैं। 35 से आप देखिए 39 वर्ष की करीब 8% महिलाएं समय से पहले महामारी की यातना का सामना करती हैं। जो महिलाएं वक्त से पहले स्थितियों से गुजरती हैं, उनकी चुनौतियां कहीं अधिक पीड़ादायी होती हैं। कई तो कोई कामकाज करने लायक नहीं रह जाती हैं। कार्यस्थल पर संस्थान भी उनकी इस परेशानी के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें अवकाश देने की कोई व्यवहारिक व्यवस्था नहीं होती है। आमतौर पर कामकाजी महिलाएं अपने परिजनों, बच्चों आदि के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने के कारण अपनी सेहत पर अपेक्षित गौर नहीं कर पाती हैं, जबकि ऐसी पीड़ा के दिनों में उन्हें सबसे अधिक अपने स्वास्थ्य को संभालना जरूरी हो जाता है। थोड़ा मुझे लगता है कि संस्थाओं को और लोगों को, हम इंसानों को भी इस ओर संवेदनशील बनना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे संपादकीय भाटी की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से तैयारी करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। धन्यवाद।